नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन हमेशा की तरह है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी यही कामना है और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिएं। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिलें। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करें। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करते हैं। एक सज्जन थे जो पुराने जमाने के विचारों वाले थे और वो हमेशा अपनी शर्ट और पैंट दर्जी से ही सिलवाते थे, रेडीमेड नहीं लेते थे। और हमेशा उनका दर्जी उनके मनपसंद की कपड़े सी करके देता था, सूट सी करके देता था। वो खुश होकर के पहनते थे और अपना काम करते थे। पर उनको धीरे धीरे कानों में साए 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 की आवाज की शिकायत होने लगी। अब कानों में साए साए की आवाज हुई तो वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास चले गए। ईएनटी स्पेशलिस्ट ने देखा, जांचा। उसने कहा हमें लगता है कुछ मुंह के अंदर कोई गड़बड़ है, आपके दांतों के अंदर कोई गड़बड़ है, मैं आपको डेंटल स्पेशलिस्ट के पास भेज देता हूं। रेफर कर दिया उन्होंने डेंटल स्पेशलिस्ट के पास। डेंटल स्पेशलिस्ट ने देखा, उन्होंने कहा लगता है आपके दांत आपस में किटकिटाते हैं, तो दांत निकालने पड़ेंगे। उन्होंने उनके काफी सारे दांत निकाल दिए, रादर जबड़े का ऊपर का पूरा हिस्सा ही खाली कर दिया। आधे दांतों के साथ बेचारे रह गए। अब जब सारे दांत निकल गए, उसके बाद भी उनको उम्मीद थी कि अब तो मेरा कानों के साए साए की आवाज आनी बंद हो जाएगी, लेकिन वो फिर वैसे की वैसे। तो दांतों के डॉक्टर ने अल्टीमेटली कहा आपको ना फिर आईज वाले के पास दिखाते हैं। आईज वाले के पास गए, उसने कुछ और बता दिया, उसने एक छोटा सा ऑपरेशन कर दिया। उस ऑपरेशन के बाद भी उनको उम्मीद थी कि अब ठीक हो जाऊंगा, फिर भी साए साए होती रही। फिर वो वापस ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आए तो कानों के डॉक्टर ने, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट ने पहले गले के लिए कुछ किया, बाद में कानों के लिए भी कोई छोटा सा ऑपरेशन कर दिया। उन सब के बाद उनको हियरिंग एड लगानी पड़ गई। कानों की साए साए फिर भी बंद नहीं हुई। अब बेचारे बहुत परेशान, दांत चले गए, कानों का ऑपरेशन हो गया, आंखों का ऑपरेशन हो गया, नाक का ऑपरेशन हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी उनके कानों की साए साए नहीं गई। परेशान थे पर क्या करते, कुछ कर नहीं सकते थे, चुपचाप जिंदगी गुजारे जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद उनका ऑफिस से उनका ट्रांसफर हो गया और वो दूसरे शहर में चले गए। अब जब वो दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई तो कुछ समय के बाद उनको कपड़े सिलवाने की जरूरत पड़ी, तो वो एक दर्जी के पास गए और दर्जी को कहा मेरा माप लो और मेरी शर्ट सी दो। तो दर्जी ने माप लेना शुरू किया। अब जैसे दर्जियों की आदत होती है, एक आदमी माप लेता चलता है, वो बोलता चलता है पैमाइश को, और दूसरा आदमी नोट करता चलता है। तो वो अपने छोटू को बतला रहे थे जो है ना, कॉलर इतने इंच, लंबाई इतने इंच, बाह इतने इंच, और जब उन्होंने कहा छाती तो छाती उन्होंने कहा 42 इंच। तो उस 42 इंच कहा। उस आदमी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप 42 इंच तो बहुत ढीली हो जाएगी, मैं तो 40 इंच पहनता हूं। उन्होंने कहा भाई देखिए, आपका पैमाइश के हिसाब से आपकी जो छाती है उसकी चौड़ाई 42 इंचेस ही है, 42 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई देखो, मेरा तो स्टैंडर्ड साइज है 40 इंच का, 40 इंच की ही रखो। तो टेलर ने फिर कहा देखिए मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी छाती की पैमाइश 42 इंच है
और अगर आप कहेंगे हम 40 इंच बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि आपके कानों में साए साए की आवाज आती है। तो इस छोटी सी कहानी में मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई डिग्रीधारी आदमी ही दुनिया की सारी बातें जानता हो। डिग्री ही काबिलियत का पैमाना नहीं है, ज्ञान की गारंटी नहीं है। कई बार तो रादर इसमें यह भी होता है कि एक चीज में पढ़ा हुआ आदमी, उसकी हालत वैसी हो जाती है जैसे टांगे में जुता हुआ घोड़ा, उसकी आंखों के आगे ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं। तो ब्लिंकर्स लगे हो तो वो सिर्फ सामने 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 देख सकता है, साइड का नजारा ही नहीं नजर आता। वही चीज कई बार हो सकती है किसी स्पेशलिस्ट के साथ कि वो अपने टॉपिक का, अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो असल चीज तक, पूरी चीज तक, फुल पिक्चर को, कंप्लीट पिक्चर को नहीं देख पा रहा, और उसके कारण उसकी एडवाइस गलत भी हो सकती है। इसलिए हमें यह देखना चाहिए जब कभी भी हम कोई काम करें, क्या हम जिस स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं उसकी नॉलेज सिर्फ उसी स्ट्रीम तक की है या उसके एक्सपीरियंस में और चीजें भी शामिल हैं। अब मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो मैंने कई गुरुओं से कई चीजें सीखी, कई अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया, स्टडी की, उन पर मनन किया, उसमें अपनी रिसर्च जोड़ी, तब जाकर के मैं कोई बात बताने के काबिल होता हूं। ऐसे बहुत से काबिल डॉक्टर भी हैं जो सिर्फ एक ही पैथी को फॉलो नहीं करते, बल्कि उनके साथ दूसरी पैथी को भी जोड़ लेते हैं ताकि मरीज को ज्यादा फायदा मिल सके। किसी भी डॉक्टर को ब्लेम करना इस कहानी का पर्पस नहीं है। सिर्फ ये है कि हम ये देखें कि आदमी सामने वाला जो स्पेशलिस्ट है, जिसकी हम राय मांग रहे हैं, वो शॉर्ट साइटेड ना हो, वो पूरी कंप्लीट पिक्चर को देखने के काबिल वाला व्यक्ति हो। ये बात इस कहानी का जो है सबसे बड़ा वो है मॉरल है, जो हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो हमने ये जो बात की उसका मकसद यही था कि हम इससे कुछ सीख ले सकें, और आज हम जो कुछ करेंगे वो यही करेंगे, अभी आप देखेंगे। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एक कहानी छोटी सी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई, वैसे ही कई छोटी छोटी कहानियां हम आज सुनाएंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने छोटी छोटी कहानियों के जरिए हमको अपना ज्ञान ट्रांसफर करने की कोशिश की, तब भी जब कहीं कोई भाषा को लिखने का कोई तरीका नहीं था, जब सिर्फ बोल बोल करके अगली पीढ़ियों को समझाया जाता था, उनको ज्ञान बांटा जाता था, तो वो चाहे कविता की शेप में हो, चाहे वो कहानी की शेप में हो, उस तरीके से वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी चलता रहता था। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारा पंचतंत्र इसी तरह के ज्ञान से भरे हुए ग्रंथ हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। तो आज हम उसी तरह से उन छोटी छोटी कहानियों से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक ही है एक कहानी छोटी सी। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में शिरकत कर रहा हूं और की है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यानी मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं और प्रोफेशन से मैं एक हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर हूं। यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन के दुख का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, काम टालते रहने की आदत का, फोकस न होने का, ऐसी अलग अलग मानसिक बीमारियों का इलाज करता हूं। आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूं, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूं, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। यानी आपके जीवन में आए होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। इसके अलावा मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको
तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हम अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम हमारे सब कॉन्शियस माइंड को जगाकर हमें इसकी ताकत का उपयोग करना सिखाता है, जिससे हम आनंद का जीवन बिता सकें। ये संदेश आप तक पहुंचे, हर हफ्ते पहुंचे, इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें। जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें, और बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें, और सिर्फ हाउसवाइफ हो तो आपके रिश्ते मजबूत हों, आपके परिवार में सुख शांति हो, आपके परिवार में आपस में प्रेम हो। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो, पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए, और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, अनैतिक काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए, और जेल जाने की नौबत आ जाए। यही कारण है कि मैं कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग की बात भी करता हूं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना टाइप कीजिए तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सात्विक और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक पुण्य का काम है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ें तो चैनल की रीच बढ़ेगी, ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। खैर, आइए अब आज के टॉपिक यानी एक कहानी छोटी सी की बात करते हैं। जो हम छोटी छोटी कहानियां सुनेंगे उन सब से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली एक है, एक सज्जन एक शहर में, नए शहर में घूमने के लिए आए, और घूमते 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 एक बहुत बड़े सुंदर मंदिर के सामने पहुंच गए। अब जो मंदिर था वो बहुत बड़ा था, भव्य था, ग्लोरियस था, और उसका एक बहुत बड़ा दरवाजा था जो बंद था, जिसको खोल करके आदमी अंदर जा सकता था, और बाहर एक गार्ड बैठा था। तो वो जब अंदर जाने लगे, उनका दिल किया कि वो मंदिर के अंदर प्रवेश करें, अंदर की भव्यता भी देखें। बाहर से ही वो बहुत सुंदर जो लग रहा है मंदिर, अंदर भी सुंदर उतना ही होगा, तो अंदर भी जाकर के देख सकें। उसके लिए जब वो दरवाजे के पास पहुंचे तो गार्ड ने उसी वक्त उनको रोक दिया और ये कहा कि भाई, मैं यहाँ का गार्ड हूं और मैं अपने आप में एक चुनौती हूं। आपको पहले मेरे से पार पाना होगा, फिर दरवाजे की चुनौती को पार पाना होगा, तब आप अंदर प्रवेश करेंगे। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा, मुझ पर काबू पाना पड़ेगा। नहीं तो आप बैठ जाइए, मैं कुर्सी दे देता हूं, आप यहाँ आराम से बैठिए, इंतजार कीजिए, जब सही वक्त आएगा तब आप अंदर चले जाएंगे। उन सज्जन ने सोचा, क्या मैं किसी का मुंह लगूं, क्या मैं चुनौतियों से पार पाने की कोशिश करूं, आराम से बैठ जाता हूं, थोड़ी देर में जब दरवाजा खुलेगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा। उन्होंने कुर्सी पर अपना आसन जमाया, बैठ गए, इंतजार करने लगे। इंतजार करते 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 कई दिन, फिर कई महीने और फिर कई साल बीत गए। दरवाजा नहीं खुला।
धीरे धीरे वो इतने बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए कि उनको लगने लगा अब मेरा आखिरी वक्त आने वाला है। तब उन्होंने उस गार्ड से कहा, भाई मुझे इतने साल हो गए, मेरी तो सारी उम्र बीत गई, दरवाजा तो अभी तक नहीं खुला, तो मुझे अब भाई प्लीज अंदर जाने दो। तो उस गार्ड ने हंसकर कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं एक चुनौती हूं और आप उसे पार करेंगे तो आप अंदर जा सकेंगे, लेकिन आपने तो इंतजार करना ठीक समझा। जीवन है तो जीवन में चुनौतियां आएंगी, जीवन में स्ट्रगल्स आएंगे, और अगर हम स्ट्रगल्स को फेस करने के बजाय कुर्सी पर बैठ जाएं, इंतजार करने लगें, सही वक्त का इंतजार करने लगें, तो जिंदगी बीत जाएगी। जिंदगी एक्शन से चलेगी, वेट से नहीं, इंतजार से नहीं। काम से चलेगी, चुनौतियों से बचकर भागने से नहीं चलेगी। ये इस छोटी सी कहानी का मॉरल है जो हम सीख सकते हैं। दूसरी छोटी सी कहानी बड़ी मजेदार, बहुत अच्छी। एक सज्जन ने किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तरीके से ब्लैकमेल करके और उनको ये कहा कि या तो आप जुए में मेरे साथ खेलो या फिर आपको मैं गोली मार दूंगा। अब वो ब्लैकमेलर से और हत्यारे से, उसके हाथ में हथियार थे, उससे डर गए। उन्होंने कहा ठीक है जुआ खेलते हैं। तो जुआ खेलने में उन्होंने पहले तो उनका सारा धन गंवा दिया, लास्ट में उनका सिर्फ मकान बचा, और उस मकान की उस जमाने में कीमत 9 लाख रुपए थी, और वो मकान उस शहर का सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर मकान था, इसीलिए उस हत्यारे की नजर उस मकान पर थी। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं मकान को लगाता हूं इस पर। उसने कहा नहीं, मकान मत लगाओ, मकान की कीमत 9 लाख रुपए है, मुझे तुमने 9 लाख रुपए का इंतजाम करके देना है, चाहे तुम मकान बेचो, किसी और को बेचो या कुछ भी करो, मुझे 9 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हें जो है ना मकान बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, या तुम्हारी जान बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। अब उन्होंने ये सोचा कि मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मकान की जो कीमत मिलेगी, जो भी कीमत मिलेगी, 9 लाख रुपए की बात कहना मुश्किल है, पता नहीं खरीदार कितने का खरीदेगा, तो मकान की कीमत जो मिलेगी वो मैं आपको दे दूंगा और मकान मेरे पास रह जाएगा। उसने ये शर्त मान ली, ठीक है मैं वचन देता हूं कि मकान की जो भी कीमत आपको मिलेगी वो आप मुझे दे दीजिएगा, बाकी आप अपने पास अमाउंट रख लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अल्टीमेटली वो जानते थे कि जुए में हारेंगे ही हारेंगे, ये आदमी शरारत कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, जीत नहीं सकते, तो वो जुए में हार गए। अल्टीमेटली उन्होंने कहा ठीक है मैं मकान की ऑक्शन करता हूं और मकान की ऑक्शन करके जो पैसे मिलेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने मकान को ऑक्शन पर लगा दिया, नीलामी पर लगा दिया, और नीलाम करने से पहले ये कहा देखिए जी ये मकान मैं एक कॉम्बो ऑफर दे रहा हूं खरीदार के लिए, ये मकान और इसके साथ ये बिल्ली, 2 चीजें आपको इकट्ठी खरीदनी मिलेंगी, दोनों चीजों की टोटल कीमत 9 लाख रुपए है। बिल्ली की कीमत 8,99,999 रुपए है और मकान की कीमत 1 रुपया है। जो भी खरीदेगा उसको दोनों चीजें मिलेंगी, नहीं तो नहीं खरीद सकेगा। लोगों ने सोचा हमें बिल्ली से क्या लेना देना, बिल्ली मिले या ना मिले, मकान तो 9 लाख में मिल ही रहा है, मकान की कीमत 9 लाख है, इतना बढ़िया मकान है। वो मकान इस तरीके से बिक गया, मकान बिक गया, उनके पास 9 लाख रुपए आ गए। अब उन्होंने जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक ये था कि मकान की कीमत 1 रुपए है, बिल्ली की कीमत 8,99,999 रुपए। तो उन्होंने 8,99,999 रुपए अपने जेब में डाले, 1 रुपया उस जुआरी को, उस ब्लैकमेलर को दे दिया, कहा लीजिए आपके मकान की कीमत आपको मिल गई, अब मेरा पीछा छोड़िए। तो कई बार जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम पे चैलेंजेस आते हैं, तब हम अपने दिमाग का प्रयोग करके उन परेशानियों से हल पा सकते हैं। उनको मकान बेचना तो पड़ गया क्योंकि ब्लैकमेलर के हाथ में था, लेकिन पैसे उनके पास रह गए ताकि वो नया मकान बना सके।
तो जब कठिनाई हो, कई बार हमें कुछ लॉस सफर करना पड़ सकता है, पर हम कुछ लॉस को बचा भी सकते हैं, बशर्ते कि हम अलर्ट रहें, टाइम के मुताबिक उस वक्त कोई योजना बना लें और उस योजना पर अमल करें। ये इस छोटी सी कहानी का मोरल है। एक और बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है कि एक व्यक्ति कर्ज में थे और पठान जो था वो बहुत तगड़ा था, बहुत अमीर भी था, और वो मतलब जो है कर्ज की देनदारी के लिए बात कर रहा था। जिन्होंने कर्ज ले रखा था उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अल्टीमेटली वो पठान पुलिस को लेकर के साथ में आ गया कि या तो आप अपना मकान खाली कीजिए, नहीं तो आप मकान अपने दे दीजिए, नहीं तो मतलब आप कर्ज चुकाइए। दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास है, या तो आप कर्ज चुका दीजिए ब्याज समेत, या फिर ये मकान आपका मैं रख लेता हूं। वो बड़े परेशान थे, बातचीत चल रही थी, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, टाइम मांगने की कोशिश कर रहे थे। इतने में जिस सज्जन ने कर्ज देना था वो उनकी बिटिया घर के अंदर से निकल करके बाहर आई। बिटिया बहुत सुंदर थी। पठान की मुंह से लार टपकने लगी। पठान ने उसी वक्त ये कहा कि देखिए, मैं एक चीज और कर सकता हूं, या तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दीजिए तो मकान भी माफ और कर्ज भी माफ, फिर आप मकान के भी मालिक हैं, कर्ज के भी मालिक हैं। तो बेटी ने कहा देखिए ऐसा है, मैं एक शर्त रखती हूं, आप उस शर्त को मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा क्या शर्त है? तो उसने कहा जी यहां देखिए दहलीज में काले और सफेद रंग के पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, रोड़े हैं, इनमें से एक काला उठा लीजिए, एक सफेद उठा लीजिए, और जो उनमें से आप बिना खोले एक एक मुट्ठी में एक एक रखिए। अगर मैं ये बता दूं कौन सी मुट्ठी में सफेद पत्थर है तो मुझे आपसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और मकान भी आप नहीं लेंगे और कर्ज भी माफ हो जाएगा। और अगर मैं सफेद पत्थर की जगह गलती से काला पत्थर वाले मुट्ठी वाले हाथ को बतला दूं तो फिर मैं आपसे शादी कर लूंगी। पठान ने थोड़ी देर सोचा, कुछ उसने योजना बनाई और उसने हां कर दी, और उसने झुक करके फटाफट 2 रोड़े अपने हाथ में उठा लिए। अब लड़की ने देख लिया कि पठान ने चालबाजी की है, और चालबाजी ये की है कि दोनों हाथों में काला पत्थर है, यानी वो जिस भी हाथ की तरफ इशारा करेगी काला पत्थर निकलेगा और उसको उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने सिचुएशन को समझा, एनालाइज किया और एक हाथ की तरफ इशारा किया। जैसे ही उसने मुट्ठी खोलने की कोशिश की, फटाफट उस पर झटका मारा अपने हाथ का और वो पत्थर नीचे गिर गया। पठान ने कहा ये तुमने क्या किया? कहती ओहो सॉरी 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 सॉरी, बहुत गलती हो गई, बहुत गलती थी, पर कोई बात नहीं, आपके दूसरे हाथ में जो पत्थर है उससे पता लग जाएगा कि कौन सा पत्थर गिरा है। अगर आपके दूसरे हाथ में काला पत्थर है तो इसका मतलब सफेद पत्थर नीचे गिर गया, मैंने सही पत्थर की तरफ किया, और अगर आपके दूसरे हाथ में सफेद पत्थर है तो फिर इसका मतलब मैंने काले पत्थर की तरफ इशारा किया था और मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी। पठान क्या करता, जुबान दे चुका था, दूसरा हाथ खोला, उसमें काला पत्थर था। लड़की ने फटाफट तालियां बजाई, देखा ना, सफेद पत्थर मैंने ढूंढ लिया था, सफेद पत्थर नीचे गिरा था, अब मुझे भी आपसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और पापा का कर्ज भी माफ हो गया और हमारा मकान भी हमारे पास रहेगा। पठान चूंकि जुबान दे चुका था, उसको हां करनी पड़ी। पुलिस वापिस हो गई, पठान वापिस हो गया, कर्ज भी माफ हो गया, मकान भी बच गया। उस बच्ची की समझदारी से सारी समस्या हल हो गई। वही चीज फिर दोबारा है कि हम अपने मस्तिष्क का उपयोग करें, अपने ब्रेन का फायदा उठाएं, सिचुएशंस से घबराएं नहीं, बल्कि अलर्ट रहें और सोचें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें से कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। उसके प्रॉस देखें, उसके कॉन्स देखें, उसके लाभ देखें, उसकी हानियां देखें। 3, 4, 5 जो ऑप्शंस हों उनको आपस में कंपेयर करें, या 2-3 ऑप्शंस को मिला करके एक नया ऑप्शन बना लें, तो जिंदगी में सफलता बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, चुनौतियों से पार पाना आसान होगा। ये इस छोटी सी कहानी का मॉरल है जो हम सीख सकते हैं। एक और छोटी सी कहानी लास्ट में आपको बतलाता हूं, और वो ये है कि
एक व्यक्ति स्पिरिचुअल साइड में आगे जाना चाहते थे, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना चाहते थे, मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, भक्ति की लाइन में जाना चाहते थे, और वो अलग अलग जगहों पर भटक रहे थे, लोगों से मिल रहे थे कि कोई सच्चा गुरु मुझे मिल जाए तो मैं आगे बढ़ सकूं। तो वो एक जगह पर पहुंचे जहां उन्हें लगा कि एक सिद्ध स्वामी हैं, और सिद्ध स्वामी के पास रह करके वो स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति की लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है, जीवन मरण के इस चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो उनके पास गए, उनकी शरण में गए, उनको कहा कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ताकि मैं भक्ति की लाइन में आगे बढ़ सकूं, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारा पहले कोई गुरु है? वो सज्जन सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने कहा, कुछ कहने लगे फिर चुप हो गए, फिर कुछ कहने लगे फिर चुप हो गए। तो जिनके पास, जिन स्वामी जी के पास गए थे, उन्होंने कहा इतनी सोचने की बात क्या है, तुम्हारे जो भी गुरु हो उनका नाम बता दीजिए। तो वो कहने लगे मैं आपको क्या बताऊं, ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं सबके नाम बताने लगूं। पर हाल ही के कुछ दिनों में मेरे 3 गुरु और थे जो अभी हाल ही के कुछ दिनों में मेरे जीवन में जुड़े। उन्होंने कहा 3 गुरु? हाँ, कहने लगे 3 गुरु थे जो मुझे इन कुछ ही दिनों में मिले जब मैं इस यात्रा पर निकला। तो उन्होंने पूछा अच्छा बताइए कौन गुरु थे? कहने लगे पहले जो गुरु थे जिन्होंने मुझे एक सबक सिखाया वो एक चोर थे। बड़े हैरान हुए वो सन्यासी जी, उन्होंने कहा चोर को तुम गुरु मानते हो? कहा हाँ जी, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा पाठ सिखाया था। क्या पाठ सिखाया था बताओ भाई मुझे। कहने लगे जी मैं इस यात्रा पे जब निकला तो एक बार एक ऐसे गांव पर मैं पहुंच गया जहां मुझे रात हो गई, मुझे किसी न किसी के घर में ठहरना था, रहने का इंतजाम करना था। तो जिस घर का दरवाजा मैंने खटखटाया उस घर में जो सज्जन रहते थे, जो उस घर के मालिक थे, वो चोर थे। मैंने उनको अपनी समस्या बताई, उन्होंने खुश होकर के मुझे अपने पास रखा और बहुत सम्मान से, बहुत आदर से, बहुत प्यार से मेरा जो है मुझे खाना वाना खिलाया, बिस्तर दिया और ये कहा आप कम से कम यहाँ 10-12 दिन 15 दिन रुकिए, उसके बाद आप आगे चलिएगा, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। तो मैं वहां 7 दिन रुका। उन्होंने कहा फिर इसमें सीख क्या मिली? चोर के घर में आप रहे, इसमें सीख वाली क्या बात है, खुश होने वाली क्या बात है, गर्व की क्या बात है? कहने लगे सीख की ही बात है कि वो हर रोज रात को चोरी करने के लिए अपने काम पर जाते थे और उनको कहीं भी चोरी करने में सफलता नहीं मिलती थी, खाली हाथ वापस आ जाते थे। पर जब मैं उनसे सवेरे पूछता था तो हमेशा वो खुश होते थे और कहते थे परमात्मा की इच्छा नहीं थी, आज मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। इसी तरह से 7 दिन वो जाते रहे। 7वें दिन उनको कुछ सामान मिल सका, लेकिन 6 के 6 दिन वो उतने ही खुश थे जितने 7वें दिन भी खुश थे। और हर बार असफल होने के बाद भी वो परमात्मा का धन्यवाद करते थे। जिस दिन सफल हुए उस दिन भी उन्होंने परमात्मा का धन्यवाद किया। तो उनसे मैंने ये सीखा कि वो चोर हैं, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन परमात्मा को धन्यवाद करने के हमारे पास हजारों मौके हैं। हमारा एक एक सांस जो है वो परमात्मा की तरफ से उपहार है, गिफ्ट है। और दिन भर में हम 23,000 बार 23,000 टाइम्स ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इसका मतलब है अगर हम हर सांस को परमात्मा का उपहार माने तो दिन भर में 23,000 मौके हैं हमारे पास परमात्मा का शुक्रिया अदा करने के लिए। मैंने उनसे ये सीखा। उन्होंने कहा अच्छा दूसरा क्या सीखा? कहते दूसरा मेरे गुरु एक कुत्ता, एक डॉग। कहने लगे डॉग, कुत्ता आपको गुरु हो गए? कहते हैं हाँ जी, कुत्ते ने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। मैं जब यात्रा में निकला तो एक नदी के पास से गुजर रहा था और वहां एक कुत्ता आया जिसको बहुत प्यास लगी हुई थी और वो पानी पीने के लिए जब नदी के किनारे पर पहुंचता तो उसको परछाई दिखती, परछाई देख करके वो डर जाता, भौंकता और पीछे हो जाता। उसने 8-10 बार कोशिश की, प्यास बहुत लगी थी इसलिए वापस भी नहीं जा रहा था और परछाई देखता था, डर जाता था, इसलिए पानी भी नहीं पी रहा था। अल्टीमेटली उसको जब प्यास ने बहुत सताया तो उसने पानी के अंदर
छलांग लगा दी और पानी के अंदर छलांग लगाने से पानी डिस्टर्ब हो गया, उसकी परछाई खत्म हो गई। वो तसल्ली से उसने पानी भी पिया और उसके बाद पानी में खूब खेला भी, नहाया धोया भी, और उसके बाद आराम से वो बाहर चला गया, संतुष्ट होकर के बाहर चला गया। तो मैंने कुत्ते से ये सीखा कि समस्या जब भी आए उससे डरने के बजाय उसको फेस करो। ये मुझे सबक उससे मिला, वो भी मैं उनको भी अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पर ये बताओ तीसरा कौन गुरु बोला? तो उन्होंने कहा कि तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा था, नवजात बच्चा था। कहते बच्चे से आपने क्या सीखा? कहते बच्चा जो छोटा था वो हर चीज को देख करके खुश होता था, हर चीज को देख करके उसे खोलने की, सीखने की, उसमें समझने की कोशिश करता था। उसमें जिज्ञासा थी, उसमें उत्सुकता थी, उसमें जीवन को सीख लेने की आकांक्षा थी। तो मैंने उससे ये सीखा कि जिंदगी में जो भी सिचुएशन आए उसे एक्सप्लोर करो, हर चीज को एक्सेप्ट करो और खुश रहो, चेहरे पर मुस्कान रखो। मैंने बच्चे से ये पाठ सीखा कि हर चीज में सीखने का कोई मौका मिल सकता है, कोई नया ज्ञान मिल सकता है, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो इन छोटी छोटी कहानियों से जो हम सीख सकते हैं वो मैंने आपको बतलाने की कोशिश की। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान, आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा, और अगर बातचीत की जरूरत होगी ही तो दोनों की सुविधा के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक एक कहानी छोटी सी अब समाप्त होता है। पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस सेशन का लिंक आप अपने हर दोस्त, हर मित्र, हर रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए, उन्हें भी ये सीख मिल सके। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा, बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करते चलिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर पीके खुराना को अब इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।